नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध लेके आए हैं यूपी जीआईसी के बच्चों के लिए। तो देखिए, निबंध की ये हमारी जो है आई थिंक 5वीं क्लास होगी। 4 निबंध को मैंने चर्चा किया है पहले भी, तो अभी तक आप लोगों ने उन टॉपिक को नहीं देखा होगा, देख लीजिए। एक तो एग्रीकल्चर पे था, फिर प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के था। एक वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप बेहतर निबंध लिख सकते हैं, मतलब निबंध लिखने के समक्ष जो जो समस्याएं आप फेस करते हैं, उन सारी चीजों को मैंने 8 गोल्डन रूल के तहत चर्चा किया था। तो सारे पीछे के जो निबंध है हमारे, बहुत ही फ्रूटफुल हैं, आप उन्हें देखें। और उसी की अगली कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता एवं चुनौतियां। तो इस निबंध के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि जो वैश्विक स्तर पर किस तरीके से भारत जो है एक बहुत ही गौरवशाली देश के रूप में, आर्थिक सामरिक दृष्टि के रूप में उभर रहा है। तो उन उभरती जो संभावनाएं हैं, विकास के जो मॉडल हैं, उन सारी चीजों की तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ इनके उभार के पीछे की चुनौती भी है, तो उन चुनौतियों की भी चर्चा करेंगे। और आपको भी अपने निबंध पे इस तरीके की चीजों को देखना होगा कि कितने डायमेंशंस में निबंध पूछा है। तो यहाँ लोकप्रियता भी बताना है और चुनौतियों को भी बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये सब संस्थान के बैचेज हैं, जीडीसी वाले बच्चे जो है जुड़ सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो विषय हमारा है कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता एवं चुनौतियां। और इसको जो है हम 4 डायमेंशंस में बांटे हुए हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना। अब आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर प्रस्तावना हेडिंग डालना है क्या। मैं बार बार कहता हूं कि ये हम समझाने के लिए आपको बताते हैं, लेकिन आपको लिखते समय प्रस्तावना या उपसंहार की हेडिंग नहीं डालनी, लिखना है, हेडिंग नहीं डालना है। और हेडिंग डाल करके पॉइंट में तो निबंध लिखना भी नहीं है, मैंने पहले ही क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया है। तो आप लोग एकदम आश्वस्त हो जाएं कि छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना है निबंध। पॉइंट में हम यहाँ कुछ समझाने के लिए बताते हैं, क्योंकि 1000 शब्दों का निबंध है। रट के जाएंगे तो मतलब रट के जाएंगे तो एक शब्द है कि फट जाएंगे, मतलब वहां नहीं लिख पाएंगे 1000 शब्दों में। जब तक आप उन टॉपिक को अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक उस पर आप अपनी कमांड नहीं बनाएंगे, तब तक आप जो है इतना शब्द ला ही नहीं पाएंगे। और निबंध में क्या होता है कि अगर आप शब्द रिपीट किए, जनरली बच्चे 3 से 4 पेज के बाद करने लगते हैं। कारण ये है कि वो निबंध पे या तो वर्क नहीं करते, और वर्क नहीं करते उनको रहता है कि अरे निबंध ही तो है, इतना जीएस में पढ़े हैं, सब जा करके लिख के चले आएंगे। विश्वास मानिए वो बहुत धोखा उठा लेते हैं, क्योंकि निबंध भले है 50 नंबर का, लेकिन यहाँ अच्छा लिखेंगे तो 35 पा जाएंगे, और खराब लिखेंगे तो 17 पाएंगे। तो 17-18 नंबर का फर्क हो जाएगा, और 17-18 नंबर का फर्क बहुत होता है आपको परीक्षा में पास कराने के लिए, फेल कराने के लिए। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए निबंध को तो हल्के में लेना ही नहीं है, नहीं तो फिर निबंध क्या करेगा, आपको हल्के में कर देगा। तो चलिए, पहले तो हम प्रस्तावना देखेंगे। और देखिए, प्रस्तावना को लेकर के आपको समस्या आती है तो हम प्रस्तावना लिख करके आपको दिखा देंगे कि कैसे प्रस्तावना लिखनी है। अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण देंगे दूसरे पॉइंट में। मतलब प्रश्न में है ना कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता, तो अगर लोकप्रियता है तो भाई उसका ये दावा है ना कि लोकप्रियता है, तो दावे के पीछे का प्रमाण कहाँ है, तो आपको प्रमाण देना है। और फिर अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता के समक्ष चुनौतियां क्या है, तो चुनौतियों को बता देना है। फिर उपसंहार हम देखेंगे कि इन जो संभावनाएं हैं और चुनौतियां हैं उसके बीच का रास्ता क्या निकलना चाहिए। तो फिर आप हमारा निबंध कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 डायमेंशन याद रखिए कि इसी डायमेंशन में हमको उत्तर लिखना है। अब आइए हम अपनी जो है प्रस्तावना को देखिए यहाँ प्रस्तावना लिखा है तो नहीं लिखा है, आपको भी प्रस्तावना नहीं लिखना है, और ऐसे ही पैराग्राफ में लिखना है निबंध। तो क्या है कि आज के वैश्विक परिदृश्य में भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में क्या है, तेजी से अपनी जगह बना रहा है। कभी उपनिवेशवाद की बेड़ियों से जकड़ा यह देश आज वैश्विक मंच पर अपनी क्षमता,
अपनी गौरवशाली सभ्यता एवं संस्कृत, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ क्या है, तो बड़े गर्व के साथ जो है वो अग्रसर हो रहा है। मतलब भूमिका में ही आप दिखा रहे हैं कि भाई यदि हमारी गौरवशाली भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व पटल पे हमारी धाक बन रही है, तो वो आप एक झलकी दिखला रहे हैं किस तरीके से हम आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक उपलब्धियां हमारे साथ जुड़ रही हैं, उन सारी चीजों की चर्चा कर रहे हैं। और वो भी तब जब हम 180 वर्ष करीब करीब 200 वर्ष इसके पीछे औपनिवेशिक रूप से गुलाम थे। ठीक है, तो गुलामी के बाद का भारत, मतलब आजादी के बाद का भारत कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो उसी पे चर्चा हो रही है। सांप एवं सपेरों वाला देश, मतलब हमारे देश को पश्चिमी लोग क्या कहते थे कि भारत तो सांप और सपेरों वाला देश है, और आपको ऐसे शब्दों का चयन करना होगा, तभी जो है आपकी जो निबंध में आपकी मौलिकता दिखेगी। और देखिए निबंध में अगर रट के लिखेंगे, आपकी मौलिक चीजें नहीं निकल के आ पाएंगी, तो बहुत अच्छा अंक जो है वो नहीं पाएंगे। तो इसीलिए और मौलिकता तब आएगी कि जब आप विषय वस्तु को थोड़ा सा गहराई में जाके पढ़ेंगे। तो आप क्या बता रहे हैं, सांप एवं सपेरों वाला देश की संज्ञा विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में नित्य नवीन कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कि मतलब हमको क्या कहा जाता था कि अरे ये तो भारतीय जो है सांप सपेरों वाले देश हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं। लेकिन आज क्या है कि हम विश्व स्तर के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में क्या है, शुमार हो गए हैं। आज हमारी जो है अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब सोचिए कि 193 देश यूएनओ के सदस्य हैं, और भी कई देश हैं विश्व में, उसके बाद हमारी स्थिति कितनी है, 6 रैंक किया, वो आपको ये सब आंकड़े देने होंगे। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों की क्या है, तो देश दुनिया में मिसालें दी जा रही हैं। मतलब इसरो ऐसा ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर रहा है कि जो चंद्रयान हम महज कुछ 100 करोड़ में भेज दिए, चंद्रयान उसके लिए हजारों करोड़ खर्चा कर रहा है। तो ये हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियां ही है। मतलब अमेरिका का नासा उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब भारत अपने इन्हीं उपलब्धियों के साथ क्या है, तो विश्व का नेतृत्व करता होगा। और आप इसमें एक संभावना भी दिखा रहे हैं कि वह दिन दूर नहीं कि जिस तरीके से हमारी उपलब्धियां हैं, वो उन उपलब्धियों की बदौलत हम क्या है, तो विश्व गुरु, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, तो वैश्विक नेतृत्वकर्ता भी हम बन सकते हैं। हालांकि उपर्युक्त उपलब्धियां जो आपने पीछे बताया, हमें रातों रात नहीं मिली हैं, बल्कि इसके लिए देश के नागरिकों ने कठिन साधना की है। और ऐसे ही शब्दों का, सरल शब्दों का उपयोग करिए और एकदम भावपूर्ण शब्दों का उपयोग करिए कि भाई ठीक है उपलब्धियां मिली हैं, लेकिन ये उपलब्धियां हमें रातों रात नहीं मिली है, या ये जो गुलदस्ता है हमें तस्तरी में सजा के नहीं मिला, हमने उन्हें कांटों से चुनकर निकाला है। तो वही आप बता रहे हैं कि हालांकि उपयुक्त उपलब्धियां हमें रातों रात नहीं मिली हैं, बल्कि इसके लिए देश के नागरिकों ने कठिन साधना की है। कई उतार चढ़ाव आए भाई, जैसे ही हम आजाद हुए चीन ने आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान से हमको युद्ध लड़ना पड़ा। मतलब भारत अभी आजादी का सही मायने में सही से स्वाद तक नहीं चखा था, और हमको इन समस्याओं से दो चार होना पड़ा। तो परेशानियां आई, चुनौतियां आई, चुनौतियों का तो कदम कदम पर सामना करना पड़ा। लेकिन इन सभी झंझावतों पर देश की जनता के इरादों की मजबूती भारी पड़ी। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ये जो उपलब्धि मिली है ये विरासत में मिली है या तस्तरी में सजा के मिली है। इसके लिए हमारे देश के नागरिकों ने कठिन साधना की है, और उसके बदौलत मतलब कठिन चुनौतियों से हम निपटे हैं, तब जाकर के आज हमारी ये स्थिति बन पाई है। और परिणाम यह निकला कि भारत देश दुनिया के महत्वपूर्ण आर्थिक, सामरिक एवं राजनीतिक देशों में शुमार हो गया। तो जब आप इतनी चीजें लिखे तो एक आध शेर शायरी जरूरी होता है, और आप लोग भी कुछ कोटेशन नोट कर लीजिए। और कुछ बच्चे करते क्या है कि अनावश्यक कोटेशन डाल देते हैं, तो वो जरूरत नहीं, जहां जरूरत रहे वहीं। अब देखिए यहाँ आप अपनी परेशानियों को बता रहे हैं, और परेशानियों में से किस तरीके से भारत निकल करके आज हम 6वीं वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वैज्ञानिक उपलब्धियां हमारे पास है, आर्थिक उपलब्धियां हमारे पास है, दुनिया का नंबर 1 लोकतंत्र हम हैं, इतनी बड़ी आबादी को लेकर के हम साथ चल रहे हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर के मतलब हम यहां तक बढ़े, तो उसके पीछे का एक बढ़िया सटीक शेर है कि अंधकार की छाती पर पदचिन्ह जमाए,
अंधकार की छाती पर पद चिन्ह जमाए, चले अमावस से हम क्या है पूनम तक आए। मतलब हमारी जो जर्नी है वो अमावस्या की काली रात से शुरू हुई, और आज जो हमारी भारत की जर्नी है वो कहाँ तक, पूनम की चांदनी रात तक आ गई है। मतलब काली रात से, अमावस्या की काली रात से पूनम की जो चांदनी रात तक का जो सफर है वो हमने जो है बहुत संघर्षों से तय किया है। ठीक है, अब इतना देने के बाद ये आपके भूमिका का पार्ट हो गया, और इस तरीके का भूमिका लिखिए, विश्वास माने इतना ही एग्जामिनर पढ़ेगा, कहेगा अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बच्चा अच्छा ही लिखा होगा। तो इसलिए भूमिका पे थोड़ा सा काम करके लिखिए, क्योंकि भूमिका और निष्कर्ष जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो अब आपने भूमिका वाला पार्ट खत्म कर दिया, मतलब प्रस्तावना वाला पार्ट। अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता, लोकप्रियता है, ये दावा है, और मैं बार बार कहता हूं कि दावे के पीछे का प्रमाण जब तक नहीं देंगे तब तक निबंध आपका क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, और कहानी लिखने से अंक नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप प्रमाण करिए कि भाई अगर हमारी लोकप्रियता जो है सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में है, तो हम इनकी चर्चा करते हैं पहले, कि भारत की संस्कृति, हमारी जो दर्शन परंपरा है, जीवन दृष्टि है, सदैव समन्वय, सहिष्णुता और शांति का संदेश देती रही है। अब देखिए ऐसे शब्दों का चयन करिए, समन्वय, सहिष्णुता और शांति का संदेश देती रही है। कौन? हमारी संस्कृति, हमारी दर्शन, हमारी जीवन दृष्टि। तब आपको जो है एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे में शब्द पे पकड़ है, अच्छा शब्द चयन करिए। लेकिन अब इतना भी भारी मत कर लीजिएगा, बहुत तत्सम शब्दों का चयन नहीं करना है। जैसे वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना है, सर्वे भवन्तु सुखने की कामना हम करते हैं, मतलब संपूर्ण विश्व एक धरा के समान है, वसुधैव कुटुंबकम। उस धरा में क्योंकि संपूर्ण विश्व एक मतलब ग्लोब के समान है, और उस ग्लोब के रहने वाले सभी हम भाई बहन हैं, तो ऐसे में हम सभी चराचर की क्या है कि सुख की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखने, मतलब सभी सुखी हों। एकम सद विप्रदा बहुधा वदंती का जो हमारा विचार है कि मतलब सत्य एक ही है, और उसे विद्वान लोग विभिन्न विभिन्न तरीके से व्यक्त करते हैं। तो ये हम क्यों कह रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो वैचारिक कट्टरता है वो दूर होगी, कि भाई हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, आपका धर्म खराब है। सारे धर्मों का अंतिम उद्देश्य वही है, ईश्वर प्राप्ति। तो वही इसमें कहा गया है कि एकम सद, सत्य एक ही है, विद्वान लोग उसे विभिन्न विभिन्न तरीकों से कहते हैं। तो आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होगा अपने निबंध में, और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। देखिए अब आप कहेंगे कि सर इसको हेडिंग डालें, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बस इसको लिखिए, ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। या अगर आपके पास समय हो तो आप इसको इसी इतने चीजों को क्या है कि ब्लैक पेन में लिख लीजिए, कि जैसे भाई क्या है कि भारत का मध्यम मार्ग, मतलब सॉरी बुद्ध का मध्यम मार्ग एवं गांधी की सत्य एवं अहिंसा। तो ये सब पॉइंट आपको अपने निबंध में डालने होंगे, कि भाई अगर हमारी सभ्यता और संस्कृति में क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, सर्वे भवन्तु सुखने की हम बात करते हैं, हम एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंत की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि बुद्ध का मध्यम मार्ग हमारे यहाँ, कि भाई बहुत चीजों की अति नहीं होनी चाहिए, हम गांधी की अहिंसा की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने निबंध में डालिए। भारत में वर्तमान का योग, आयुर्वेद, संगीत, खान पान, तीज त्योहार आदि का बोलबाला क्या है, तो पूरी दुनिया में है। मतलब हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से जो है पूरी दुनिया में अपना बोलबाला स्थापित कर सके हैं। आज आप देखेंगे जो भारत के त्योहार हैं, चाहे दिवाली हो चाहे छठ पूजा हो, उसकी जो प्रधानता वो वैश्विक स्तर पे हो गई है, कि मतलब देश दुनिया के लगभग लगभग सभी देश दिवाली मना रहे हैं, रामायण का मंचन हो रहा है, छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये हमारी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। भारतीय फिल्में वैश्विक स्तर पर पहचान बना रही हैं। अभी कुछ साल पहले एक मूवी आई थी आमिर खान की, कौन सी मूवी थी चंदन, दंगल। दंगल को आप उदाहरण दे लीजिए, दंगल जो है वो उसका चाइना में बहुत उसका मार्केटिंग हुआ, और वो फिल्म वर्ल्ड वाइड बहुत चल रही है। हमारी बहुत सी ऐसी साउथ इंडिया की फिल्में हैं, वो वैश्विक स्तर पे उसका रिलीज हो रही हैं। तो फिल्मों के माध्यम से हम देश दुनिया में छा रहे हैं। अप्रवासी भारतीय हमारी सामाजिक सभ्यता एवं संस्कृति के वाहक तो बने ही हुए हैं।
समझ लीजिए कि जो हमारी सॉफ्ट पावर पॉलिसी है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे अप्रवासी भारतीयों का है कि जो भले हमसे दूर हैं लेकिन अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, पहचान का वो वहाँ क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसी से देश दुनिया के लोगों के बीच में एक मैसेज जाता है कि भारतीय लोग सहिष्णु हैं, धार्मिक रूप से कट्टर नहीं है। और इसीलिए देखिए कि भारत के लोगों की डिमांड देश दुनिया के स्तर पर खूब है। लोग भारतीयों को पसंद करते हैं क्योंकि भारत जो है, जो भारत के लोग हैं वो जहाँ रहेंगे वहाँ भाईचारे के साथ रहेंगे, दुख सुख में सहभागी रहेंगे, कोई गलत काम करते नहीं पाए जाते हैं। तो ये हमारी थाती है, ये हमारी उपलब्धियां हैं और इस दम पे हमारी जो सभ्यता और संस्कृति वाला पार्ट है वो देश दुनिया को स्वतः ही आकर्षित करता है। तो इतनी चीजों को आपको दिखाना है। फिर जो हमारा खान पान है, हमारी संगीत है, हमारा आयुर्वेद है, तो उसका कितना वैश्विक स्तर पे डिमांड है, तो आप इस सब चीज की चर्चा करिए। सोचिए कि आपके पास कहाँ से शब्द कम पड़ेगा। जो आप लोग घबराए रहते हैं कि सर 1000 शब्दों में कैसे लिखेंगे, बस थोड़ा सा आप डायमेंशन अपना बड़ा करिए, सोचने का दायरा बढ़ाइए। इतनी चीजें हैं कि आप 2000 शब्दों में लिख के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखा जाए जो भारत की उपलब्धियां हैं, तो आज भारत विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हाल के वर्षों में तो हम चौथी तक पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ा सा इधर कुछ हमारी इकोनॉमी को झटका लगा। ट्रंप की जो टैरिफ वार की नीति थी और फिर जो ये ईरान, इजराइल और अमेरिका जो संघर्ष हुआ, हार्मुज जो ब्लॉकेड हुआ, उससे थोड़ा सा हम भी प्रभावित हुए। तो इसी से हम 6th पे आ गए हैं, लेकिन ये भी कम नहीं है, हम 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियों ने विदेशी निवेशकों को क्या तो भारत की ओर आकर्षित किया है। साथ ही साथ हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं कि भाई हम जो है, जो सामान है हम भारत में बनाएंगे। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और वर्तमान समय में तो डिजिटल इंडिया कितना सफल है कि एक बार की कहानी सुन लीजिए, 2 मिनट लगेगा। कि हम 3-4 दोस्त चाय पीने गए और जनरली हम तो पैसा रखते नहीं है जेब में अपने, तो मुझे लगता है कि स्टाफ के लोग हैं अपना, तो इन लोग को रखे होंगे तो ये लोग पेमेंट कर देंगे। हमारे स्टाफ के भी, हमारे जो मैनेजर थे वो भी थे, एडिटर थे, साथ में थे। तो सभी लोग गए, चाय पी लिए। उसके बाद फिर और थोड़ा सा रूरल क्षेत्र था तो सभी लोग थोड़ा सा बाहर थे, आउट ऑफ दिल्ली थे। तो उसके बाद ये हुआ कि भाई क्यूआर कोड लाओ। हमारे जो मैनेजर हैं समृद्धि के, तो उन्होंने कहा क्यूआर कोड लाइए। तो कहा कि ये क्या होता है, मतलब भाई वो क्यूआर कोड नहीं था। अब समझ लीजिए कि हम लोग इतना डिजिटल इंडिया पे डिपेंड थे कि हम लोग एकदम पैसा नहीं रखे थे और यात्रा कर रहे थे और सारी चीजें हमारी हो रही थी। वो अगर हम एकदम देहात की दुकान पे चले गए और फाइनली उसने भी, उसका बेटा बैठा था, मतलब आप सोचिए कि उसका बेटा था, कहा कि पापा हम जानते हैं, और वो अपने मोबाइल से खोल करके क्यूआर कोड दिया और पेमेंट हो गया। तो अंदाजा लगा लीजिए कि डिजिटल इंडिया का कितना महत्व है। स्टार्टअप इंडिया की बात है तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था को का ग्रोथ कर रहे हैं। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में यदि आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल, अंतरिक्ष अनुसंधान, अक्षय ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में भारत की प्रगति ने इसे विकासशील देशों के रोड मॉडल की तौर पे स्थापित किया। कि मतलब जो विकासशील देश हैं उनके बीच में तो हम रोल मॉडल बन गए हैं, आईटी या फार्मास्यूटिकल, अंतरिक्ष अनुसंधान, अक्षय ऊर्जा या बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हमारा बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार प्रयास कर रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो देख ही रहे हैं कि हमारा इसरो एक साथ में कितने देशों के उपग्रहों को लॉन्च करके चला आ रहा है। पीएसएलवी हमारा, हम जीएसएलवी कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ गए, हम आदित्य L1 मिशन चला रहे हैं, हम मतलब सूर्य की तरफ जा रहे हैं, हम चंद्रमा की तरफ तो पहुंच ही गए हैं। तो कितने सार्थक प्रयास हमारे हो रहे हैं वैज्ञानिक क्षेत्र में। चंद्रयान 3 की बात आप कर लीजिए, इसके पहले 1-2 की बात तो होगी ही होगी। गगनयान का उदाहरण आप दीजिए, सौर मिशन आदित्य L1 हमने जो है स्थापित ही किया है। डिजिटल क्रांति आदि ने वैश्विक स्तर पर भारत की क्या है तो धाक जमाई है। विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे संस्थाओं ने भारत को वैश्विक विकास का क्या कहा है तो इंजन कहा है। और ये कौन कह रहा है, ये हमारी अपनी संस्थाएं नहीं कह रही हैं। मतलब सोचिए कि आपकी उपलब्धियों को यदि आपका पड़ोसी सराहे या दूर 2-4 गांव के लोग सराहें, तब आपकी उपलब्धियां मानी जाएंगी। भाई आपकी उपलब्धियां आपके घर के लोग, आपकी पत्नी, आपके फादर, आपकी मदर सराहें, तो ये तो
थोड़ी सी भी उपलब्धियों में वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके अपने परिजन हैं। लेकिन सही मायने में तो उपलब्धियों का महत्ता तभी है कि जब वैश्विक स्तर पे आपको लोग सराहें, और यही चीजें हो रहा है कि भाई हमारी इन उपलब्धियों का विश्व बैंक, जो एक समय था कि हमें ऋण नहीं दे रहा था, और ऋण दे रहा था तो अपनी शर्तों पे दे रहा था, उसको लग रहा था कि भारत बैंकक्रप्ट होने वाला है जल्दी ही। और आज क्या कह रहा है कि आज हमें वैश्विक विकास की इंजन की संज्ञा दे रहा है। यही आईएमएफ जब हमें वित्त दिया था, जब हमारे पास डॉलर की कमी आई थी, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बहुत लो हो गया था, तो अपने कई शर्तों को थोपा था हमारे ऊपर। और आज की क्या स्थिति है कि यही आईएमएफ हमें क्या कह रहा है कि भारत तो विश्व के विकास के इंजन के समान है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो हमने कहा कि भाई हमारी जर्नी अमावस की काली रात से शुरू हुई है और हम जो पूनम की चांदनी रात तक आए हैं, तो ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। ठीक है, फिर वैश्विक मंचों पर हमारी धाक बढ़ रही है कि वर्ष 2023 में G20 का सफल आयोजन और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का जो हमारा संदेश है, तो आप सोचिए कि हम वैश्विक जो देशों के बीच का जो सबसे बड़ा आयोजन होता है G20 का, उसको हम आयोजित कर रहे हैं। और वहां भी हम अब क्या स्लोगन दे रहे हैं कि वन अर्थ, एक धरती, एक परिवार और एक साझा भविष्य। मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट है। वही किससे जोड़िएगा आप इसे, वसुधैव कुटुंबकम से जोड़िएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी उपलब्धियां हैं। फिर जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे वैश्विक संगठनों में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आपको पता ही होगा, जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है, इसका मुख्यालय गुड़गांव में है, और अब इसको गुरुग्राम कहा जाता है, तो गुड़गांव में है। भारत इसका संस्थापक अध्यक्ष है। फिर जलवायु परिवर्तन में पेरिस जो संधि हुई है, हम उसके हस्ताक्षरकर्ता देश है, और उस पर हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इसीलिए वर्तमान में हम क्या है, तो नीट एंड क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे सोलर प्लांट लगा रहे हैं, हाइड्रो चालित बिजली का निर्माण कर रहे हैं, और कोयले आधारित बिजली की निर्भरता को घटा रहे हैं। आज आप अपने घर में जाइए, गांव पे जाइए, बहुत सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो ये उसी की दिशा में उठाया गया कदम है। तो जो भारत की क्या है, तो जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता को दिखा रहा है कि हम केवल वैश्विक मंच पे जा करके केवल वहां सम्मिलित नहीं होते, बल्कि वहां का जो एजेंडा होता है, जो एक्शन प्लान होता है, उसमें हम सहभागी की भूमिका निभाते हैं। और उसका सफल उदाहरण आप रूफटॉप जो परियोजना है सोलर की, वो आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि किसानों को हम लोग सौर चालित पंप दे रहे हैं, ताकि जो उनकी जो बिजली की खपत हो वो सूर्य ऊर्जा पे आ जाए, और वो डीजल पे उनकी निर्भरता खत्म हो जाए। तो इस तरीके का प्रयास हो रहा है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत एक मजबूत प्लेयर बनकर उभरा है। देश दुनिया के प्रमुख देशों के साथ भारत के व्यापारिक एवं सामरिक संबंध क्या है, तो मजबूत हो रहे हैं। आज कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे में हमारे देश को पूछा जा रहा है, देश को महत्व दिया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। हमारे देश के नेतृत्वकर्ता से राय ली जा रही है, भारत क्या ओपिनियन रखता है, देश दुनिया की निगाहें इस पे टिकी होती हैं। तो ये हमारी इस समय क्या है, तो ये एक मजबूती को दर्शाता है। भारत अब अमेरिका, रूस, यूरोप, एशियाई देशों के साथ संतुलित संबंध रखता है। यूक्रेन संकट, कोविड महामारी, मिडिल ईस्ट के विवादों के दौरान भारत की स्थिति तटस्थ, व्यवहारिक और मानवीय रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब हम अमेरिका और रूस के दबाव में हैं, बल्कि हम अपनी स्वतंत्र देश नीति का अनुसरण कर रहे हैं। हम वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट में जो विवाद चल रहा है, उसमें हम बहुत ही संतुलित रुख अख्तियार किए हुए हैं, और जहां जरूरत पड़ रही है देश दुनिया को, वहां हम अपना सुझाव सलाह भी दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो मानवीय दृष्टिकोण है, वो तो सदैव रहता ही रहता है। क्वाड, ब्रिक्स, एचसीओ, G20 जैसे संगठनों में भारत का नेतृत्व सक्रिय है। आप अभी देख रहे होंगे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भारत जो है वो चौथी बार मेजबानी करने जा रहा है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। अब ब्रिक्स में कौन है, ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, मिस्र है, ऐसे महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल हैं। तो सोचिए, संघाई सहयोग संगठन में हम हैं, G20 में हमारी भूमिका है। तो क्वाड आपको पता ही होगा कि उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया 4 देश हैं। तो इन सारे संगठनों में हमारी भूमिका है। भारत अपने नेबरहुड फर्स्ट जो हमारी नीति है,
एक्ट ईस्ट नीति के द्वारा न केवल अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध बनाने में सफल रहा, बल्कि दक्षिण एशियाई देशों के साथ सहयोग को भी गहरा किया है। जो हमारे एक्ट ईस्ट नीति है, इसमें क्या है कि हम दक्षिण एशियाई देशों को भी साधने का काम कर रहे हैं। और जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, उसमें जो हमारे करीबी पड़ोसी हैं, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ, म्यांमार हुआ, उसके साथ हम बहुत बेहतरीन संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत का योगदान सबसे बड़ा है, जो इसकी शांति प्रिय और मानव केंद्रित नीति का परिचायक है। मतलब हमारी जो शांति प्रियता है, जो हम मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है क्या है, तो हमारी जो शांति सेना है, यूएन के झंडे के तहत सबसे ज्यादा हम शांति सेना भेजने वाले देश हैं और हम इसके संस्थापक सदस्य हैं। तो ऐसे में ये हमारे चाल, चरित्र और चेहरे को दिखाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड वैक्सीन बनाकर 150 से अधिक देशों को इसकी आपूर्ति की, जो भारत को एक जिम्मेदार देश के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भाई, जब देश दुनिया कोविड महामारी का दंश झेल रही थी, ऐसा नहीं था कि भारत छोटा सा देश था। भारत की इतनी बड़ी आबादी थी, हमारे अपने देश के नागरिकों को की जान बचाने की चुनौती थी और हम भी उस समस्या से दो चार हुए थे। लेकिन उसमें भी हमने जो पड़ोसी धर्म को का निर्वहन किया, जो देश आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, वहां हमने कोविड वैक्सीन को बना करके भेजा ताकि इस महामारी पे नियंत्रण स्थापित किया जाए। मतलब हमने अपनी देश की जरूरतों को तो पूरा ही पूरा किया, साथ ही साथ 150 देशों की जरूरत को हमने पूरा किया, वो भी तब जब देश दुनिया गंभीर संकट से गुजर रही थी। तो ये हमारी उपलब्धियां, चाहे आर्थिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनैतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो। और आपको भी इसी तरीके से क्या है, उदाहरण देते हुए चीजों को चलना। आप सोचिए कितना मैंने 3-4 पेज में तो केवल आपको उदाहरण दिए हैं, और इनको यदि आप एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो केवल एक पक्ष ही आप 700-800 शब्दों में लिख के आ जाएंगे। तो जो आप परेशान होते हैं कि सर शब्द कम पड़ जाएगा, तो कहां से शब्द कम पड़ जाएगा। बस आप इसे 2 बार दोहरा के जाइएगा। एक बार अभी देख लीजिए, एक बार एग्जाम के पहले फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही सारा कर लेंगे। फिर अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता के समक्ष चुनौतियां। तो 2 पॉइंट हमने देख लिया। अब तीसरे पॉइंट में क्या देखेंगे भाई, उपलब्धियां हैं तो उपलब्धियों के समक्ष चुनौती भी है, तो चुनौतियों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी विदेश नीति के समक्ष चुनौती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, तो अमेरिका रूस में संतुलन स्थापित करना। तो सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे साथ यही है कि ये जो 2 देश हैं, यूएसए और रूस, तो इनके बीच क्या है कि संतुलन स्थापित करना। चूंकि रूस हमारा शाश्वत फ्रेंड रहा है और रूस ने हमारा काफी सहयोग किया, लेकिन अब रूस इतना सक्षम नहीं है कि भारत की बढ़ती जरूरतों को पूरा कर सके। तो ऐसे में हमारी जरूरत अमेरिका है, लेकिन अमेरिका में ऐसे स्थिर व्यक्ति इस समय राष्ट्रपति हैं कि मतलब उनको क्या कहा जाए कि जितना उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति का सत्यानाश किया है, शायद ही अमेरिका का कोई राष्ट्रपति किया होगा। मतलब अमेरिका को जो है एकदम स्थिर और मतलब अस्थिर देश बना दिया है। मतलब उसकी, इनके राष्ट्रपति हैं, इनका पता नहीं सुबह कौन सा ट्वीट कर दे, दोपहर में कौन सा, शाम को कौन सा कर दे। मतलब ये अस्थिर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। और ऐसे में चूंकि अमेरिका एक वैश्विक स्तर पर अभी भी सबसे मजबूत देश है, तो ऐसे देश के राष्ट्रपति द्वारा इस तरीके की गतिविधियों का नुकसान सभी को हो रहा है। तो भारत के समक्ष भी चुनौती है कि भाई रूस तो हमारे साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन रूस हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमारी जो जरूरतें हैं उसके लिए अमेरिका मुफीद है और अमेरिका से हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। और इसके बाद ये धमकी दे रहे हैं कि हम रूस से सारा संबंध खत्म करें। लेकिन कैसे भाई, ऐसा तो है नहीं कि नए मित्र बनाने के लिए पुराने मित्र को छोड़ दिया जाए, बल्कि हमारी तो सोच यही रही है कि पुराने भी रहे और नए नए मित्र भी हम बनाते रहें। तो ये बड़ी चुनौती है। फिर पड़ोसियों के साथ संबंध, तो पड़ोसियों के साथ संबंध में आप देख रहे होंगे कि चाइना और पाकिस्तान ये तो हमारे जो है शाश्वत प्रतिद्वंदी है। चाइना हिडन तौर पे है और पाकिस्तान तो खुल करके ही हमारे पीछे पड़ा रहता है कि कहां से जो है हम भारत को नुकसान पहुंचाए। तो ये 2 पड़ोसियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
फिर आप देखेंगे चीन की बढ़ती आक्रामकता, जो हमारे नियरेस्ट पड़ोसी हैं। तो चीन की एक नीति थी, मतलब मोतियों की माला वाली। तो मोतियों के माला के तहत उसका क्या था कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश है वहां अपनी पहुंच बना लीजिए, चाहे वो नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ, म्यांमार हुआ, और फिर भारत को इन्हीं पड़ोसियों के माध्यम से घेरा जाए। और कुछ हद तक वो सफल भी रहा। जैसे हम्बनटोटा बंदरगाह पे वो बैठ गया आकर के, म्यांमार के सितवे बंदरगाह पे उसकी भूमिका है, मालदीव कहीं न कहीं उसके प्रभाव में है। अभी कुछ वर्षों तक नेपाल भी प्रभाव में था जब वहां माओवाद की चीजें सक्रिय थी। फिर भूटान एक ऐसा देश है कि जो अभी हमारे पक्ष में है, और बांग्लादेश से हमारे संबंध बहुत बेहतर थे, लेकिन चूंकि शेख हसीना जी वहां से निर्वासित होती हैं और नए निजाम के साथ अभी हम उतना बढ़िया तालमेल में नहीं है। तो ये भी एक बहुत चुनौती है पड़ोसियों के साथ वाली। फिर इन चुनौतियों के बाद हमारी अपनी घरेलू चुनौती भी है। तो घरेलू चुनौती क्या है? भारतीय उद्योगों, उद्यमियों और निवेशकों को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की बाधाओं को पहचान कर उसका निराकरण करना चाहिए। कि जो हमारे उद्योग है, निवेशक हैं, या जो नीति नियंता है, तो उनको ये देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां क्या है। तो चुनौतियों में कई चुनौतियां, एक तो आधारभूत संरचनाओं की अभी भी हमारी कमी है, पिछड़ापन है। जहां उद्योग स्थापित होते हैं तो वहां न तो उस तरीके का रोड की समस्या आ जाती है, बिजली भी की समस्या है, और फिर कुशल श्रमिक तो एक बड़ी समस्या बने ही हुए हैं। तो इसमें क्या है कि हमको अपने आधारभूत संरचनाओं का विकास करना होगा। रोजगार के साधनों को तभी आप मेंटेन कर सकते हैं जब आप कुशल श्रमिक बनाएं। तो ऐसे लिए स्किल इंडिया जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से इस तरीके के प्रयास करने होंगे। तो ये अर्थव्यवस्था की तरफ हो गया। फिर दहाई अंक में विकास दर हासिल करने के लिए विकास कार्यों को क्या होगी, तो रफ्तार देनी होगी। भाई अगर हमको नेतृत्वकर्ता की भूमिका में बने रहना है, जो 2047 तक हमारा विजन है, तो हमें आर्थिक विकास हमारा कितना होना चाहिए, 10+ डिजिट में होना चाहिए। अभी हमारा जो है करीब करीब 7.4% है, तो वैसे भी हम करीब 2.5% नीचे हैं। और ये विकास तभी हम हासिल कर पाएंगे कि जब हम अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर के जो पाए हैं उनको मजबूत करेंगे। तो उस दिशा में काम करने की जरूरत है। छोटी बड़ी परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाना चाहिए। मतलब जो हमारी परियोजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो अभी भी क्या है कि लेट लतीफी के भेद चढ़ जाते हैं, लाल फीताशाही उसमें हावी है। तो ऐसे में परियोजनाएं लेट होती हैं तो उसकी लागत भी बढ़ जाती है और वो विकास को भी प्रभावित करते हैं। तो वह चुनौतियां, घरेलू चुनौतियां, इसको बताना है। रोजगार के नए अवसरों को उत्पन्न करना होगा। इसके लिए नवाचार, शोध और विकास में खर्च करना होगा। मतलब हमारी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हमें कहाँ खर्चा करना होगा, इनोवेशन के क्षेत्र पे। और इनोवेशन के लिए शोध होना चाहिए, मतलब नई नई तकनीक पे हमें शोध करना होगा, उस पे हमें प्रोजेक्ट बनाना होगा, काम करना होगा। और विकास में खर्चा करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। मतलब आधारभूत संरचनाओं का यदि आप व्यापक स्तर पे विकास करेंगे तो उसका दीर्घकालिक परिणाम मिलता है और वो बहुत लाभान्वित होते हैं। जैसे अभी भारत वर्तमान में देखिए कि एक्सप्रेसवेज के मामले में बढ़िया स्थिति में है। हालांकि इधर एक्सप्रेसवेज की स्थिति जो अभी रिसेंटली बने हैं उसमें कहीं न कहीं खामियां मिली हैं और भ्रष्टाचार भी दिख रहा है, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बार बार ठेका मिल जा रहा है और उसके इतने घटिया काम है। जेवर एयरपोर्ट बनाया, पानी में एकदम पूरा वहां नाव चलाने की स्थिति हो गई, और पत्रकारों ने भी बढ़िया उसमें मजा लिया कि लिखा कि यहाँ क्या है कि यहाँ दोनों सुविधाएं हैं जेवर एयरपोर्ट पे जो नोएडा में है उत्तर प्रदेश में, कि आप उड़ भी सकते हैं, आप तैर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, सड़क आप देख रहे होंगे कि कानपुर से जो लखनऊ वाला बना है या और भी एक्सप्रेसवेज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक है इनको ब्लैक लिस्ट करके दूसरी कंपनी को ठेका दिया जाए, लेकिन इस तरीके के प्रयास रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरीके के ही प्रयासों से क्या है कि हम जो है 10 डिजिट की जो जीडीपी का ग्रोथ है वो हासिल कर सकते हैं। फिर कौशल विकास मिशनों द्वारा, जैसे विदेशी निवेश में रुकावट बनने वाली विभिन्न चुनौतियों जैसे लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, असुरक्षा से निपटने के उपाय करने होंगे। मतलब हमें एफडीआई लाना है, फॉरेन
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो एफडीआई कैसे आएगी? पहली बात तो आप आधारभूत संरचनाओं का विकास करेंगे। भाई जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी तकनीकी पैसा आपके देश में क्यों लाएंगे, जब उनको लगेगा कि नहीं ठीक है, बाजार तो भारत के पास है, लेकिन क्या है कि आधारभूत संरचना नहीं है। सुरक्षा की भाई आधारभूत संरचना आप दे भी दीजिए, सुरक्षा यदि ना हो कि वो आए अपने परिवार से, भाई कोई अगर हजारों करोड़ की कंपनी लगाएगा, उसका बेटा या उसकी पत्नी आई कि चलिए अपना प्रोजेक्ट देख के आते हैं, और आपका उनका बेटा उनकी पत्नी किडनैप हो गई, तो ऐसे में कौन, और एक इन्वेस्टर के साथ ऐसा हादसा हुआ तो फिर वहां कोई इन्वेस्टर कभी भी भविष्य में नहीं जाएगा। और बिहार उत्तर प्रदेश के लिए क्या था कि इस तरह की चीजें होती थी अतीत में, इसीलिए सबसे ज्यादा दंश बिहार उत्तर प्रदेश झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति तब भी बेहतर है, वर्तमान में तो काफी स्थिति सुधर गई है, और अभी बिहार को इस दिशा में काम करने की जरूरत है। फिर कौशल विकास मिशनों द्वारा कौशल विकास हेतु प्रयास करने होंगे, वही कि जो हमारे मजदूर वर्ग है उन्हें उच्च कौशल की शिक्षा दी जाए ताकि वो गुणवत्तापूर्ण काम कर सकें। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जरूरत है कि भाई हमारे जो आईआईटीज हैं, जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो मेडिकल कॉलेज है, वहां से उच्च गुणवत्ता के डॉक्टर इंजीनियर्स निकले, और जो हमारी परंपरागत शिक्षा प्रणाली है उसकी जो खामियां हैं उसको दूर किया जाए, और न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको और तेजी से विस्तारित करने की जरूरत है। देश में आय असमानता, गरीबी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है कि भाई एक व्यक्ति का एंटीलिया जैसा घर है, दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रयास कर रहा है, तो ये आर्थिक असमानता तो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उद्योगपति हैं, उनकी एंटीलिया, उनको मुबारक, लेकिन जमीनी स्तर पे हमको ये देखना होगा कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि वो उसकी आय इतनी कम हो कि वो अपना घर भी ना बना सके, और वो फॉर्म भरे कि हमको प्रधानमंत्री आवास मिल जाए, इंदिरा आवास मिल जाए। ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। आप उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़िया कर दीजिए, उन्हें इस तरीके की जरूरत ही ना हो। भाई प्रधानमंत्री आवास की जरूरत आज क्यों लोगों को है, क्यों बड़े बड़े आवास बन रहे, शौचालय बन रहे, क्योंकि आप लोगों ने उस तरीके का विकास नहीं किया है, और विकास जो हुआ है वो मुट्ठी भर लोगों का हुआ है, और इस मुट्ठी भर विकास से सर्व समावेशी विकास नहीं होगा। भारत का जो गांव है वो अभी भी पीछे छूटता जा रहा है, मतलब इंडिया और जो भारत का गैप है उसे कम करने की जरूरत है। ठीक है, ये आप बताइए। फिर लैंगिक असमानता को कम किया जाए, तो यहाँ भी देखिए कि जो हमारी, भाई आप बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान तो चला रहे हैं, लेकिन आप इस अभियान की मॉनिटरिंग भी तो करिए कि धरातल पे क्या चीजें निकल के आ रही है। आज भी बेटियां हमारी असुरक्षित हैं। आज तो स्थिति ये है कि अब तो कौन सी जनरेशन है, जेन अल्फा है क्या चंदन, जेन अल्फा, जेन जी के बाद अल्फा। अब देखिए जेन अल्फा सड़कों पे है, और उनकी डिमांड कितनी बेसिक है कि उनको क्या चाहिए, उनको स्कूल जाने का रास्ता सही चाहिए, स्कूल में कक्षाएं नियमित हो, स्कूल में शौचालय की ठीक व्यवस्था हो, पंखा लगा हो, कितनी बेसिक नीड है और आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो फिर ये बड़ी चुनौती है, तो इसको पूरा करने की जरूरत है। और लैंगिक असमानता को घटाने की जरूरत है कि भाई जब आप ये मान रहे हैं कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है, तो बेटियों को उस तरीके का आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, ताकि, और विश्वास मानिए कि बेटियां, बेटे और बेटी, आप अपने घर में ही अगर आपके पास दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, दोनों को समान रूप से आप महत्व देके देखिए, सुविधा देके देखिए ना। आपकी बेटी आगे बढ़ गई बेटे से तो कहिएगा क्या, बेटियों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की क्षमता है। और हमारे साथ दुर्भाग्य रहा कि हमने अपनी जो बेटियां हैं, जो आधी आबादी हमारी है, उसको अभी हम मुख्य धारा में ला नहीं पाए हैं, तो इन्हें मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब आपने चुनौतियां बता दिया, अब चुनौतियों के बाद उपसंहार। तो देखिए मैंने उपसंहार लिखा है आपको क्या समझाने के लिए, लेकिन आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, इसका ध्यान देना है। तो अब उपसंहार के तहत बताइए कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता का मूल कारण इसका सर्वसमावेशी विचार है। मतलब अंतरराष्ट्रीय पटल पर यदि हम बढ़ रहे हैं तो हमारा इसके पीछे का कारण है कि जो सर्वसमावेशी विचार है। आदिकाल से आज तक भारत अपने मूल्यों, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना, सबका साथ सबका विकास की दृष्टि एवं वसुधैव कुटुंबकम का विचार,
इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आप बता रहे हैं कि भाई अगर हम बढ़े हैं तो ये सब हमारी थाती रही है, हमारी सभ्यता संस्कृति के हिस्सा रहे हैं, इसीलिए आज हम इस ऊंचाई को पा रहे हैं। हालांकि वर्तमान में भारत कई आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। आप ये पैराग्राफ में बताया कि भारत का विकास हुआ तो क्या क्या हुआ, और फिर चूंकि चुनौतियों पे भी है तो आप चुनौतियों की बता रहे हैं कि हम आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं, जिसमें उसे संतुलन स्थापित करने में कठिनाई होती है। किसे? भारत को। वर्तमान में वैश्विक और बहुध्रुविता के समय भारत को यदि नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आना है आज के वैश्वीकरण के युग में और इस बहुध्रुविता के समय में, मतलब आज तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका की ही बादशाहत पूरे देश में दुनिया में है। आप देख ही रहे होंगे कि अमेरिका से वो मुक्की खा गया, वो सारी ईरान से। तो आज जो है दुनिया मल्टी पोलर हो गई है, बहुध्रुवीय हो गई है। ठीक है, वही आप बता रहे हैं कि बहुध्रुवता के समय भारत को यदि नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आना है तो इसे अपनी बाह्य और आंतरिक चुनौतियों से निपटने के लिए त्वरित और प्रभावी उपाय अपनाए जाने की जरूरत है। जो मैंने पीछे बताया कि उन सब दिशा में भारत को अभी प्रयास करने की जरूरत है, तभी हमारा विश्व के नेतृत्वकर्ता बनने का सपना जो है क्या है वो साकार हो सकेगा। कि भाई हमारी जो इच्छा है विश्व गुरु बनने की, विश्व के नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आने की, वो तभी साकार होगा कि जब हम अपने इन चुनौतियों से क्या करेंगे, पार पा सकेंगे। तो इस दिशा में काम करने की जरूरत है। तो इस तरीके का आप निष्कर्ष देके अपने निबंध को समाप्त कर सकते हैं। और आज के निबंध का क्लास हमारा यहीं तक था, और मुझे बहुत भरोसा है कि आप लोगों ने पीछे का निबंध कायदे से देखा होगा, और अभी तक नहीं देखे तो जरूर जाके देख लें, क्योंकि मैंने बहुत टू द पॉइंट बताए हैं और आपको जो शब्द की समस्या है वो एकदम यहाँ खत्म हो जाएगी, शब्द कम नहीं पड़ेंगे। तो उनको तो जरूर देखें। और ये सारे चैनल हैं हमारे, तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और जो ये निबंध का पीडीएफ है तो या तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए @समृद्धि IAS ऑफिशियल, या तो आप हमारे ऐप से जुड़ जाए, समृद्धि IAS एकेडमी जो हमारा ऐप है, तो यहाँ जुड़ जाइए तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा जो मैंने अभी पढ़ाया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।